लिखा है द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर्स, द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर्स। इसका मतलब है क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। वन ऑफ द कॉमन नेस्ट ways of describing people is terms of language they speak। लोगों का वर्णन करने का एक सबसे सामान्य तरीका है उनकी बोलचाल की भाषा से उन्हें परिभाषित करना। When we refer to a person as a Tamil or an उड़िया, जब हम किसी व्यक्ति को तमिल या उड़िया कहते हैं तो आमतौर पर इसका अर्थ होता है ही लिव्स इन तमिलनाडु और उड़ीसा, कि वह तमिलनाडु या उड़ीसा में रहता है। आगे लिखा है वी ऑल्सो टेंड टू एसोसिएट ईच रीजन विथ डिस्टिंक्टिव काइंड्स ऑफ फूड। इसी तरह से हम प्रत्येक क्षेत्र को कुछ खास किस्म के भोजन, वस्त्र, काव्य, नृत्य, संगीत और चित्रकला से जोड़ा करते हैं। काइंड्स ऑफ फूड, क्लॉथ्स, पोइट्री, डांस, म्यूजिक एंड पेंटिंग। समटाइम्स वी टेक दीज आइडेंटिटीज फॉर ग्रांटेड एंड अज्यूम्ड दैट दे हैव एग्जिस्टेड फ्रॉम टाइम इमोरियल। कभी कभी हम उन अस्मिताओं को मान चलते हैं और सोचते हैं कि ये युग युगांतरों से अस्तित्व में है। However, the frontiers separating regions have evolved over time and in fact are still changing। किंतु विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों और विभाजक सीमाओं के बनने में समय की भूमिका रही है, जिन्हें हम आज क्षेत्रीय संस्कृतियां समझते हैं। वे समय के साथ साथ बदलती हैं और सच तो यह है कि आज भी बदल रही हैं एंड इन फैक्ट आर स्टिल चेंजिंग। ऑल्सो वॉट वी अंडरस्टैंड एज रीजनल कल्चर्स टुडे आर ऑफन द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स process of mixing of local traditions with ideas from other parts of the subcontinent। ये क्षेत्रीय संस्कृतियां जटिल प्रक्रिया से विकसित हुई हैं। इस प्रक्रिया के तहत स्थानीय प्रक्रियाओं और उपमहाद्वीपों के अन्य भागों के विचारों के आदान प्रदान ने एक दूसरे को संपन्न बनाया। As we will see some traditions appear specific to some regions, others seems to be similar across regions, and yet others derive from older practices in particular area but take a new form in other regions। हम देखेंगे कि कुछ परंपराएं तो कुछ विशेष क्षेत्रों की अपनी हैं, जबकि कुछ अन्य भिन्न भिन्न क्षेत्रों की एक समान प्रतीत होती हैं। किंतु इसके अतिरिक्त अन्य परंपराएं एक खास इलाके के पुराने रीति रिवाजों से तो निकली हैं, परंतु अन्य क्षेत्रों में जाकर उन्होंने एक नया रूप ले लिया। द चेरास एंड द डेवलपमेंट ऑफ मलयालम। चेर और मलयालम भाषा का विकास। लेट अस बिगिन बाय लुकिंग एट एन एग्जाम्पल ऑफ द कनेक्शन बिटवीन लैंग्वेज एंड रीजन। आइए हम भाषा और क्षेत्र के बीच अंतः संबंध के एक उदाहरण से अपना विश्लेषण प्रारंभ करें। द चेरा किंगडम ऑफ महोदयपुरम was established in the 9th century in the southwestern part of the peninsula, part of present-day Kerala। It is likely that Malayalam was spoken in this area। The rulers introduced the Malayalam language and spread in their inscriptions। महोदयपुरम का चैर राज्य प्रायद्वीपीय के दक्षिण पश्चिमी भाग में, जो आज के केरल राज्य का हिस्सा है, 9वीं शताब्दी में स्थापित हुआ। संभवतः मलयालम भाषा के इस इलाके में
बोली जाती थी। मलयालम भाषा इस इलाके में बोली जाती थी। The rulers introduced the Malayalam language and script in their inscription. शासकों ने मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में करा। In fact, this is one of the earliest examples of the use of regional language in official records in the subcontinent. इस भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग के सबसे पहले उदाहरणों में से एक है। इसमें एक क्वेश्चन लिखा है, फाइंड आउट हाउ मेनी स्टेट्स हैव बीन क्रिएटेड इन द लास्ट 10 years इन ईच ऑफ दीज स्टेट्स आर रीजन। पता लगाएं पिछले 10 सालों में कितने नए राज्य बनाए गए हैं, क्या इनमें से प्रत्येक राज्य एक अलग क्षेत्र है। एट द सेम टाइम द चेराज ऑल्सो ड्रू अपॉन सांस्कृतिक ट्रेडिशंस। साथ साथ चेर लोगों ने संस्कृत की परंपराओं से बहुत कुछ ग्रहण किया। द टेम्पल थिएटर ऑफ केरल विच इज ट्रेस्ड टू दिस पीरियड borrowed stories from the Sanskrit epics. केरल का मंदिर रंगमंच, जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है, संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित था। The first literacy works in Malayalam dated to about the 12th century. मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृतियां, जो लगभग 12वीं शताब्दी की बताई जाती हैं, प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत की ऋणी हैं। Interestingly enough, a 14th century text, the Lilatilakam, dealing with grammar and poetics, was composed in Maniprablam, literally diamonds and corals, referring to the two languages, Sanskrit and the regional language. यह काफी रोचक तथ्य है कि 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीला तिलकम, जो व्याकरण तथा काव्य शास्त्र का विषय है, मणिप्रबलम शैली में लिखा गया। मणिप्रबलम का शाब्दिक अर्थ है हीरा और मूंगा, डायमंड्स एंड कोरल्स, रेफरिंग टू द टू लैंग्वेजेस संस्कृत एंड रीजनल लैंग्वेज, जो यहाँ दो भाषाओं संस्कृत तथा क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की ओर संस्कृत संकेत करता है। रूलर्स एंड रीजन्स ट्रेडिशंस द जगन्नाथ कल्ट। शासक और धार्मिक परंपराएं जगन्नाथी संप्रदाय। इन अदर रीजन्स रीजनल कल्चर्स ग्रू अराउंड religious traditions. The best example of this process is the cult of Jagannath, literally Lord of the World, a name for Vishnu at Puri, Odisha. अन्य क्षेत्रों की संस्कृतियां क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से विकसित हुई। इस प्रक्रिया का सर्वोत्तम उदाहरण है पुरी, उड़ीसा में जगन्नाथ का संप्रदाय। लिटरली लॉर्ड ऑफ वर्ल्ड, अ नेम ऑफ विष्णु। जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है दुनिया का मालिक, जो विष्णु का पर्यायवाची है। टू डेट द लोकल ट्राइबल पीपल मेक द वुडन इमेज ऑफ द डाइटी विच सजेस्ट दैट द डाइटी वाज ओरिजिनली अ लोकल गॉड। आज तक जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजातियों द्वारा बनाई जाती है, जिससे ये मतलब निकलता है कि जगन्नाथ मूलतः स्थानीय देवता थे। विच इज सजेस्ट दैट द डाइटी वाज ओरिजिनली अ लोकल गॉड हु वाज लेटर आइडेंटिफाइड विद विष्णु, जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान भी लिया गया। इन द 12th century, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रूलर्स ऑफ द गंगा डायनेस्टी
Anantavarman decided to erect a temple for पुरुषोत्तम जगन्नाथ एट पुरी। 12वीं शताब्दी में गंग वंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा अनंतवर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया। Subsequently, in 1230, the king Anang Bhim III dedicated his kingdom to the deity and proclaimed himself as the deputy of the god. उसके बाद 1230 में राजा अनंग भीम तृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित कर दिया। हिमसेल्फ एज द डिप्टी ऑफ द गॉड, स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित कर दिया। ये जो ऊपर इंस्क्रिप्शन है वो लिखा है एन अर्ली कैरल इंस्क्रिप्शंस कंपोज्ड इन मलयालम। मलयालम में एक रचित आरंभिक केरल का एक अभिलेख है। फाइंड आउट व्हेन द लैंग्वेजेस यू स्पीक एट होम वर फर्स्ट यूज्ड फॉर राइटिंग। आप पता लगाएं कि आपके घर में जो भाषा या भाषाएं बोली जाती हैं उनका लेखन सर्वप्रथम कब हुआ था। एक और थर्ड क्वेश्चन है द आइकन्स ऑफ बलभद्र, सुभद्रा एंड जगन्नाथ पाम लीव मनुस्क्रिप्ट ऑफ ओडिशा। बलभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ की लघु मूर्तियां तालपत्र की पांडुलिपि ओडिशा। एज द टेम्पल गेन्ड इन इम्पोर्टेंस एज अ सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज, इट्स अथॉरिटी इन सोशल एंड पॉलिटिकल मैटर्स ऑल्सो इंक्रीज्ड। ज्यों ज्यों मंदिर को तीर्थ स्थल यानी तीर्थ यात्रा के केंद्र के रूप में महत्व में प्राप्त होता गया, सामाजिक और राजनीतिक मामलों में भी इसकी सत्ता बढ़ती गई। इन द सोशल एंड पॉलिटिकल मैटर्स ऑल्सो इंक्रीज्ड। ऑल दोज हु कंक्योर्ड ओडिशा सच एज मुगल, द मराठा एंड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी अटेम्प्ट टू गेन कंट्रोल ओवर द टेम्पल। जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता जैसे मुगल, मराठे और अंग्रेज, ईस्ट इंडिया कंपनी, सबने इस मंदिर पर अपना अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न करा। They felt that this would make their rule acceptable to the local people. वे मानते थे कि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने से स्थानीय जनता में उनका शासन स्वीकार्य हो जाएगा। द राजपूत एंड ट्रेडिशंस ऑफ हीरोइज्म, राजपूत और शूरवीरता की परंपराएं। In the 19th century, the region that constitutes most of present-day Rajasthan was called राजपूताना by the British. 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र को जहां आज का अधिकांश राजस्थान स्थित है राजपूताना कहते थे। While this may suggest that this was an area that was inhabited only or mainly by Rajput, this is only partly true. इससे यह समझा जा सकता है कि यह एक ऐसा प्रदेश था जहां केवल अथवा प्रमुख रूप से राजपूत ही रहा करते थे, लेकिन यह बात आंशिक रूप से सत्य है। पार्शियली ट्रू मतलब आंशिक रूप से सत्य। देयर वर एंड आर several groups who identify themselves as Rajput in many areas of northern and central India. जो उत्तरी तथा मध्य भारत के अनेक क्षेत्रों में अपने आप को राजपूत कहते हैं। And of course, there are several peoples other than Rajputs who live in Rajasthan. यह भी सच है कि राजस्थान में राजपूतों के अलावा अन्य लोग भी रहा करते हैं। However, the Rajputs are often recognized as contributing to the distinctive culture of Rajasthan. यह भी अक्सर माना जाता है राजपूतों ने राजस्थान को एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान करी। The cultural traditions were closely linked with the ideals and aspirations of rulers. ये सांस्कृतिक परंपराएं वहां के शासकों के आदर्शों तथा अभिलाषाओं के साथ घनिष्ठता से जुड़ी हुई थीं। From about the 8th century, most of the present-day state of Rajasthan
was ruled by various Rajput families. लगभग 8वीं शताब्दी से आज के राजस्थान के अधिकांश भाग पर विभिन्न परिवारों के राजपूत राजाओं का शासन रहा. पृथ्वीराज चैप्टर 2 was one such ruler. These rulers cherished the idol of the hero who fought valiantly, often choosing death of the battlefield rather than face defeat. पृथ्वीराज चैप्टर नंबर 2 एक ऐसा ही शासक था. ये शासक ऐसे शूरवीरों के आदेशों को अपने हृदय में संजोए रखते थे जिन्होंने रण क्षेत्र में बहादुरी से लड़ते हुए अक्सर मृत्यु का वर्ण किया मगर पीठ नहीं दिखाई. Stories about Rajput heroes were recorded in poems and songs. राजपूत शूरवीरों की कहानियां महाकाव्यों एवं गीतों में सुरक्षित है. Which were recitated by specially trained minstrels. ये विशेष रूप से प्रशिक्षित चारण भाटों द्वारा गाई जाती है. These preserved the memories of heroes and were expected to inspire others to follow their example. और उनसे आशा की जाती थी कि वे अन्य जनों को भी उन शूरवीरों का अनुकरण करने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करें. साधारण जन भी इन कहानियों से आकर्षित होते थे. Ordinary people were also attracted by these stories, which often depicted dramatic situation and a range of strong emotions, loyalty, friendship, love, valor, anger, etc. इन कहानियों में अक्सर नाटकीय स्थितियों और स्वामी भक्ति, मित्रता, प्रेम, शौर्य, क्रोध आदि प्रबल संवेगों का चित्रण होता था. Did women find a place within these stories? Sometimes they figure as the cause of conflicts, as men fought with one another to either win or protect women. क्या स्त्रियों को भी इन कहानियों में स्थान प्राप्त था? जी हाँ, कभी कभी वे झगड़े के कारण के रूप में विद्यमान हैं, जब पुरुष स्त्रियों को जीतने के लिए अथवा उनकी रक्षा के लिए आपस में लड़ते थे. Women are also depicted as following their heroic husband in both life and death. There are stories about the practice of sati or the immolation of widows on the funeral pyre of their husbands. कहीं कहीं आपस में यह भी चित्रित किया गया कि स्त्रियां अपने शूरवीर पतियों का जीवन मरण दोनों में अनुसरण करती थी. सती प्रथा अथवा विधवाओं द्वारा अपने मृतक पतियों की चिता पर जिंदा जल जाने की प्रथा की कुछ कहानियों में उल्लेख पाया जाता है. So those who followed the heroic idol often had to pay for it with their lives. इस प्रकार जो लोग शूरवीरता के आदर्शों का पालन करते थे उन्हें अक्सर इस आदर्श के लिए अपने जीवन का बलिदान करना होता था. Beyond regional frontiers, the story of कथक. क्षेत्रीय सीमांतरों से परे कथक नृत्य की कहानी. If heroic traditions can be found in different regions in different forms, the same is true of dance. यदि शूरवीरता की परंपरा विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न रूपों में मिल सकती है तो नृत्य के विषय में भी यही सच है. Let us look at the history of one dance form, Kathak, now associated with several parts of North India. आए नृत्य के रूप में कथक के इतिहास को देखें. यह नृत्य शैली उत्तर भारत के अनेक भागों से जुड़ी हुई है. The term Kathak is derived from Katha, a word used in Sanskrit and other language for a story. कथक शब्द कथा से निकला है जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता है. The Kathaks were originally a caste of storytellers in temples of North India
who embellished their performance with gesture and songs. कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में तथा कथा कहानी सुनाने वालों की एक जाति थी। The Kathaks were originally a caste of storytellers in temples of North India who embellished their performance with gesture and songs. Kathak began evolving into a distinct mode of dance in the 15th and 16th century with the spread of the Bhakti movement. ये कथाकार अपने हाव भाव तथा संगीत से अपने कथावाचन को अलंकृत किया करते थे। The legends of Radha Krishna were enacted in folk plays called Ras Leela, which combined folk dance with the basic gestures of the Kathak storytellers. राधा कृष्ण के पौराणिक आख्यान कहानियों लोकनाट्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे, जिन्हें रास लीला कहा जाता था। Which combined folk dance with the basic gesture of the Kathak storyteller. रासलीला में लोक नृत्य के साथ कथक कथाकार के मूल हाव भाव भी जुड़े होते थे। Under the Mughal emperors and their nobles, Kathak was performed in the court where it acquired its present features and developed into a form of dance with distinctive style. मुगल बादशाहों और अभिजातों के शासनकाल में कथक नृत्य राज दरबार में प्रस्तुत किया जाता था, जहां इस नृत्य ने अपने वर्तमान अभिलक्षण अर्जित किए और एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में विकसित हो गया। Subsequently, it developed in two traditions और घरानास। आगे चलकर यह दो परंपराओं अर्थात घरानों में फला फूला। वन इन द कोर्ट ऑफ राजस्थान जयपुर एंड द अदर इन लखनऊ। पहला राजस्थान जयपुर के राज दरबार और दूसरा लखनऊ में। अंडर द पैट्रोनेज ऑफ बाजिद अली शाह, द लास्ट नवाब ऑफ अवध, इट ग्रू इनटू अ मेजर आर्ट फॉर्म। अवध के अंतिम नवाब बाजिद अली शाह के संरक्षण में यह एक प्रमुख कला के रूप में उभरा। By the third quarter of the 19th century, it was firmly entrenched as a dance form not only in these two regions. But in the adjoining areas of present-day Punjab, Haryana, Jammu and Kashmir, Bihar and Madhya Pradesh, emphasis was laid on intricate and rapid footwork, elaborate customs as well as on the enactment of stories. 1850 से 1875 के दौरान यह नृत्य शैली के रूप में उन दो क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि आज के पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार तथा मध्य प्रदेश के निकटवर्ती इलाकों में भी पक्के तौर पर स्थानांतरित हुआ। इसकी प्रस्तुति में क्लिष्ट संचालन, द्रुतपद, उत्तम वेशभूषा, कहानियों के प्रस्तुतिकरण एवं अभिनय पर जोर दिया जाने लगा। कथक, like several other culture practices, was viewed with disfavor by most British administrators in the 19th and 20th centuries. However, it survived and continued to be performed by court scenes and was recognized as one of 6 classical forms of dance in the country after independence. अनेक अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों में इस तरह कथक को भी 19वीं तथा 20वीं शताब्दियों में अधिकांश ब्रिटिश प्रशासकों ने नापसंद किया। फिर भी यह जीवंत बचा रहा और गणिकाओं द्वारा पेश किया जाता रहा। स्वतंत्रता के बाद तो देश में इसे 6 शास्त्रीय नृत्य रूपों में मान्यता मिल गई। क्लासिकल डांसेस, शास्त्रीय नृत्य। The question of defining any art form as classical is often quite complicated.
कला को, किस कला को शास्त्रीय नृत्य माना जाए, शास्त्रीय माना जाए? इस प्रश्न का उत्तर देना अक्सर कठिन होता है। क्या हम डू वी डिफाइन समथिंग एज क्लासिकल इफ इट डील्स विद अ रीजन और थीम? क्या हम उस रूप या शैली को शास्त्रीय कहते हैं जिसका विषय धार्मिक हो? Or do we consider it classical because it appears to require a great deal of skill acquired through long years of training? Or is it classical because it is performed according to rules that are laid down and variations are not encouraged? These were questions we need to think about. It is worth remembering that many dance forms that are classified as folk also share several of the characteristics considered typical of classical forms. अथवा क्या हम उसे शास्त्रीय इसलिए मानते हैं क्योंकि इसके लिए अत्यधिक कौशल की आवश्यकता होती है जो कई वर्षों के लंबे प्रशिक्षण से ही प्राप्त हो? अथवा शास्त्रीय इसलिए कहते हैं क्योंकि निर्धारित नियमों के अनुसार ही प्रस्तुत किया जाए और उसमें विभिन्नताओं को प्रोत्साहन नहीं किया जाता? ऐसे ही प्रश्न है जिसमें हमें विचार करने की आवश्यकता है। यह भी स्मरणीय है कि बहुत से ऐसे नृत्य रूपों में जिन्हें लोक नृत्य की श्रेणी में रखा गया, विशिष्टताएं पाई जाती हैं जिन्हें शास्त्रीय रूपों का विशिष्ट लक्षण बताया जाता है। These are questions we need to think about. It is worth remembering that many dance forms that are classified as folk also share several of the characteristics considered typical of classical forms. So while the use of term classical may suggest that these forms are superior, this need not always be literally true. वे विशिष्टताएं पाई जाती हैं जिन्हें शास्त्रीय रूपों का विशिष्ट लक्षण बताया जाता है। यद्यपि शास्त्रीय विशेषण का प्रयोग उन कला रूपों की श्रेष्ठता का सूचक हो सकता है, फिर भी यह हमेशा शब्दांश सही नहीं होता। अदर डांस फॉर्म्स दैट आर रिकॉग्नाइज्ड एज क्लासिकल एट प्रेजेंट भरतनाट्यम, कथकली, ओडिसी, कुचिपुड़ी, मणिपुरी। अन्य रूप जिन्हें हम शास्त्रीय नृत्य मानते हैं उनमें है भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कथकली केरल, ओडिसी उड़ीसा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर। फाइंड आउट मोर अबाउट एनी वन ऑफ दीज डांस फॉर्म्स। इनमें से किसी एक नृत्य के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना है। Next part is painting for patrons, the traditions of miniature. Another traditions that developed in different ways was that of miniature painting. एक अन्य परंपरा क्या लिखा है? संरक्षकों के लिए चित्रकला, लघु चित्रों की परंपरा। एक अन्य परंपरा जो कई रीतियों से विकसित हुई थी वह भी लघु चित्रों की परंपरा थी। Miniature, as their very name suggests, are small-sized paintings generally done in watercolor on cloth or paper. लघु चित्रों की परंपरा। लघु चित्र जैसा कि उनके नाम से ही पता चलता है छोटे आकार के चित्र होते हैं जिन्हें आमतौर पर जल रंगों से कपड़े या कागज पर चित्रित किया जाता है। The earliest miniature were on palm leaves or wood. Some of the most beautiful of these found in Western India were used to illustrate Jain text. प्राचीनतम लघु चित्र तालपत्रों या लकड़ी की तख्तियों पर चित्रित किए जाते हैं। इनमें से सर्वाधिक सुंदर चित्र जो पश्चिम भारत में पाए गए जैन ग्रंथों को सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किए गए। द मुगल एम्परर अकबर, जहांगीर and Shah Jahan patronized highly skilled painters who primarily illustrate manuscript containing historical accounts of poetry. मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने
अत्यंत कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया था जो प्राकृतिक रूप से इतिहास और काव्यों की पांडुलिपियां चित्रित करते थे। These were generally painted in brilliant colors and portrayed court scenes, scene of battle or hunting and other aspect of social life. ये पांडुलिपियां आमतौर पर चटक रंगों में चित्रित होती थीं और उनमें दरबार के दृश्य, लड़ाई तथा शिकार के दृश्य, सामाजिक जीवन के अन्य पहलू चित्रित होते थे। These were generally painted on brilliant colors and portrayed court scenes, scenes of battle or hunting and other aspects of social life. They were often exchanged as gifts and were viewed only by an exclusive few, the emperor and his close associates. इन चित्रों का आदान प्रदान भी होता था। अक्सर उपहार के तौर पर इन चित्रों का आदान प्रदान भी किया जाता था और ये कुछ गिने चुने लोगों, बादशाहों और उनके घनिष्ठ जनों द्वारा ही देखे जा सकते थे। With the decline of the Mughal Empire, many painters moved out to the courts of emerging regional states. See also chapter number 10. मुगल साम्राज्य के पतन के साथ साथ अनेक चित्रकार मुगल दरबार छोड़कर अन्य नए उभरने वाले क्षेत्रीय राज्यों के दरबार में चले गए। परिणाम स्वरूप मुगलों की कलात्मक रुचियों ने दक्षिण के क्षेत्रीय दरबारों और राजस्थान के राजपूतों राज दरबारों को प्रभावित करा। एट द सेम टाइम दे रिटेन्ड एंड डेवलप्ड देयर डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स। मुगल उदाहरणों का अनुसरण करते हुए शासकों तथा दरबारों के दृश्य चित्रित किए जाने लगे। पोर्ट्रेट्स ऑफ रूलर्स एंड कोर्ट सीन्स कम टू बी पेंटेड। मुगल उदाहरणों का अनुसरण करते हुए शासकों और उनके दरबारों के दृश्य चित्रित बनाए जाने लगे। इनके साथ साथ beside themes from mythology and poetry were depicted at centers such as मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा एंड किशनगढ़। इनके साथ साथ मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा और किशनगढ़ जैसे केंद्रों में पौराणिक कथाओं तथा काव्यों के विषयों का चित्रण किया जाने लगा। Another region that attracted miniature paintings was the Himalaya foothills around the modern day state of। ऐसा ही एक क्षेत्र था आधुनिक हिमाचल प्रदेश के हिमालय की तलहटी का इलाका। By the late 17th century, this region had developed a bold and intense style of miniature painting called basoli। 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में इस क्षेत्र में लघु चित्रकला की एक साहसपूर्ण और भावपूर्ण शैली का विकास हुआ जिसे बसोहली शैली कहा जाता है। द मोस्ट पॉपुलर टेक्स्ट टू बी पेंटेड देयर वाज भानु दत्ता's Rasmanjari, Nadir Shah's invasion and the conquest of Delhi in 1739 resulted in the migration of Mughal artists to the hills to escape the uncertainties of the plains। यहाँ जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई थी वह थी भानुदत्त की रसमंजरी। 1739 में नादिर शाह के आक्रमण और दिल्ली विजय के परिणाम स्वरूप मुगल कलाकार मैदानी इलाकों की अनिश्चितताओं से बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों की ओर पलायन कर गए। Here they found ready patterns which led to the founding of the Kangra School of Painting। वहां जाते ही आश्रयदाता तैयार मिले जिसके फलस्वरूप चित्रकारी की कांगड़ा शैली विकसित हुई। By the mid 18th century, the Kangra artists developed a style which breathed a new spirit into miniature painting, जिसने लघु चित्रकारी में एक नई जान डाल दी। The source of inspiration was the Vaishnavite traditions, soft colors including cool blues and greens, and a lyrical treatment of themes
distinguished कांगड़ा पेंटिंग। उनकी प्रेरणा का स्रोत वहां की वैष्णव परंपराएं थीं। ठंडे नीले और हरे रंगों सहित कोमल रंगों का प्रयोग और विषयों का काव्यात्मक निरूपण कांगड़ा शैली की विशेषता थी। रिमेंबर दैट ऑर्डिनरी वुमेन एंड मैन पेंटेड एज वेल ऑन पॉट्स, वॉल्स, फ्लोर्स, क्लॉथ, वर्क्स ऑफ आर्ट दैट हैव occasionally survived, unlike the miniature that were carefully preserved in palaces for centuries। स्मरण रहे कि साधारण स्त्री पुरुष भी बर्तनों, दीवारों, कपड़ों, फर्श आदि पर अपनी कलाकृतियां चित्रित करते थे। कला के इन नमूनों में से ही कुछ बच पाते थे। इसके विपरीत लघु चित्र राजमहलों में सावधानी पूर्वक रखे जाते थे, जिससे वे सदियों तक सुरक्षित रहे। A closer look, Bengal, the growth of a regional language. As we saw at the outset, we often tend to identify regions in terms of language spoken by the people. So we assume that people in Bengal always spoke Bengali. However, what is the interesting is that while Bengali is now recognized as a language derived from Sanskrit, early Sanskrit text mid-first millennium BCE suggests that the people of Bengal didn't speak Sanskritic language. How then did and the new language emerge? जैसा कि हमने प्रारंभ में देखा कि हम अक्सर क्षेत्रों के नाम वहाँ के निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा के अनुसार निर्धारित करते हैं। इसलिए हम मान लेते हैं कि बंगाल में लोग हमेशा बंगाली ही बोलते होंगे, बंगला। किंतु यह एक दिलचस्प बात है कि आज बंगाली संस्कृत से निकली हुई भाषा मानी जाती है। प्रारंभिक संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से यह पता चलता है कि बंगाल के लोग संस्कृत से उपजी हुई भाषाएं नहीं बोलते थे, तो फिर नई भाषा का उद्भव कैसे हुआ? फ्रॉम द 4th-3rd centuries BCE, commercialities began to develop between Bengal and Magad, influence of which Sanskrit may have led to ईसा पूर्व 4th-3rd शताब्दी से बंगाल और मगध के बीच वाणिज्यिक संबंध स्थापित होने लगे, जिसके कारण संभवतः संस्कृत का प्रभाव बढ़ता गया। During the 4th century, the Gupta rulers established political control over north and began to settle Brahmans in this area। 4th शताब्दी के दौरान गुप्त वंशीय शासकों ने उत्तरी बंगाल पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करा और वहां ब्राह्मणों को बसाना शुरू कर दिया। Thus the linguistic and cultural influence from the mid Ganga valley became the stronger। इस प्रकार गंगा की मध्य घाटी के भाषाई एक सांस्कृतिक प्रभाव अधिक प्रबल हो गए और 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री। In the 7th century, the Chinese traveler Xuanzang observed that language released to Sanskrit were in use all over Bengal। उसने पाया कि बंगाल में सर्वत्र संस्कृत से संबंधित भाषाओं का ही प्रयोग हो रहा है। From the 8th century, Bengal became the center of regional kingdom अंडर द पालास। चैप्टर नंबर 2। 8वीं शताब्दी से पाल शासकों के अंतर्गत एक क्षेत्रीय राज्य का उद्भव हुआ। 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच बंगाल पर सुल्तानों का शासन रहा, जो दिल्ली में स्थित शासकों से स्वतंत्र थे। 8वीं शताब्दी से पाल शासकों के अंतर्गत एक क्षेत्रीय राज्य का उद्भव हुआ। 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच बंगाल पर सुल्तानों का शासन रहा, जो दिल्ली में स्थित शासकों से स्वतंत्र थे। Between the 14th and 16th centuries, Bengal was ruled by sultans who were independent of the rulers in Delhi, chapter number 3, in 1586. When the Akbar conquered Bengal, it formed the nucleus of the Bengal Suba, while Persian was the language of administration. Bengali developed as a regional language।
14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच बंगाल पर सुल्तानों का शासन था जो दिल्ली में स्थित शासकों से स्वतंत्र थे। 1586 में जब अकबर ने इस प्रदेश को जीत लिया तो उसे सूबा माना जाने लगा। इस समय प्रशासन की भाषा तो फारसी थी, लेकिन बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हो रही थी। इनफैक्ट बाय द 15th century the Bengali group of dialects came to be united by a common literacy language based on spoken language of the western part of the region now known as West Bengal। 15वीं शताब्दी तक आते आते उपभाषाओं तथा बोलियों का बंगाली समूह एक सामान्य साहित्यिक भाषा के द्वारा एक बद्ध हो गया। Thus, although Bengali is derived from Sanskrit, यह साहित्यिक भाषा उस क्षेत्र के पश्चिमी भाग की बोलचाल की भाषा थी जिसे अब पश्चिम बंगाल कहा जाता था। यद्यपि बंगाली का उद्भव भी संस्कृत से ही हुआ। It passed through several stages of evolution, also a wide range of non-Sanskrit words derived from a variety of sources including tribal languages, Persian and European languages have become part of modern Bengali। यह अपने क्रम विकास की अनेक अवस्थाओं से गुजरी है। इसके अलावा गैर संस्कृत शब्दों का एक विशाल शब्द भंडार जो जनजातीय भाषाओं, फारसी और यूरोपीय भाषाओं सहित अन्य स्रोतों से प्राप्त है, आधुनिक बंगाली का एक हिस्सा बन गया। अगली बंगाली लिटरेचर may be divided into two categories, one indebted to Sanskrit, other independent of it। बंगाली के प्रारंभिक साहित्य को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है, एक श्रेणी संस्कृत की श्रेणी और दूसरी उससे स्वतंत्र। पहली श्रेणी में संस्कृत महाकाव्यों के अनुवाद मंगल काव्य, मतलब शाब्दिक अर्थों के शुभ यानी मंगलिक काव्य जो स्थानीय देवी देवताओं से संबंधित है। The first include translation of Sanskrit epics, मंगल काव्य, literally auspicious poem dealing with local deities, शाब्दिक अर्थों में शुभ यानी मांगलिक काव्य जो स्थानीय देवी देवताओं से संबंधित है, and भक्ति literature such as the biographies of चैतन्य देव, द लीडर ऑफ द वैष्णव भक्ति मूवमेंट, चैप्टर नंबर 8। भक्ति साहित्य जैसे गौड़ीय वैष्णव आंदोलन के नेता श्री चैतन्य देव की जीवनियां चैप्टर नंबर 8 में शामिल है। द सेकेंड इंक्लूड्स नाथ लिटरेचर सच एज द सॉन्ग ऑफ मान्यामती एंड गोपी चंद्र स्टोरीज कंसर्निंग द वर्शिप ऑफ धर्म ठाकुर एंड फेरी टेल्स, फोक टेल्स एंड बल्लड्स। दूसरी श्रेणी में नाथ साहित्य शामिल है जैसे मैनामती, गोपीचंद्र के गीत, ठाकुर, धर्म ठाकुर की पूजा से संबंधित कहानियां, परी कथाएं, लोक कथाएं और गाथा गीत। मैनामती, गोपीचंद्र एंड धर्म ठाकुर। द नाथ वर ascetics who engaged in the variety of yogic practices। नाथ लोग सन्यासी होते थे जो तरह तरह की योगिक क्रियाएं करते थे। दिस पर्टिकुलर सॉन्ग विच वॉज ऑफन enacted described how Manyamati, a queen, encouraged her son Gopi Chandra to adopt the path of asceticism in the face of a variety of obstacles। यह गीत विशेष जो अक्सर अभिनीत किया गया बताया जाता है कि रानी मैनामती ने अपने पुत्र गोपी चंद्र को अनेक बाधाओं के समक्ष संन्यास का मार्ग अपनाने को किस प्रकार प्रोत्साहित किया था। धर्म ठाकुर is a popular regional deity often worshipped in the form of a stone or a piece of wood। धर्म ठाकुर एक क्षेत्रीय लोकप्रिय देव हैं जिनकी पूजा अक्सर एक पत्थर या काठ की मूर्ति के रूप में की जाती है। The text belonging to the first category are easier to date as several manuscripts have been found indicating that they were composed between the
late 15th and mid 18th centuries. Those belonging to the second category circulated orally and cannot be precisely dated. They were particularly popular in eastern Bengal, where the influence of Brahmans was relatively weak. पहली श्रेणी के ग्रंथों का काल निर्णय करना अपेक्षाकृत सरल है, क्योंकि ऐसी अनेक पांडुलिपियां पाई गईं जिनमें यह इंगित किया गया कि उनकी रचना 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 18वीं शताब्दी के मध्य भाग के बीच की गई। दूसरी श्रेणी की कृतियां मुख्य रूप से सुनी जाती थीं, इसलिए उनका काल निर्णय सही नहीं किया जा सका। वे खास तौर पर पूर्वी बंगाल में लोकप्रिय थी, जहां ब्राह्मणों का प्रभाव अपेक्षाकृत कम था। Peaks and temples. From the 16th century, people began to migrate in large numbers from the less fertile western Bengal to the forested and marshy areas to the southeastern Bengal. 16वीं शताब्दी में लोगों ने बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल के कम उपजाऊ क्षेत्रों को छोड़कर दक्षिण पूर्वी बंगाल के जंगली और दलदली इलाकों में प्रवास करना शुरू कर दिया। As they moved eastwards, जब वे पूर्व की ओर बढ़े, they cleared forest and brought the land under rice cultivation. तो वे जंगलों को साफ करके उस जगह पर धान की खेती करने लगे। Gradually, local communities of fisher folk and shifting cultivators, often tribals, merged with the new communities of peasants. वे अक्सर जनजातीय थे, धीरे धीरे स्थानीय मछुआ और स्थानांतरित खेती करने लगे और किसानों के नए समुदाय में मिल गए। This coincided with the establishment of the Mughal control over Bengal, with their capital in the heart of the eastern delta at Dhaka. इन्हीं दिनों बंगाल पर मुगलों का नियंत्रण स्थापित हो गया, जिन्होंने पूर्वी डेल्टा प्रदेश के केंद्रीय भाग में स्थित ढाका नगर में अपनी राजधानी स्थापित करी। Officially and functionaries received land and often set up mosques that served as centers for religious transformation in these areas. अधिकारी और कर्मचारी लोग भूमि प्राप्त करके अक्सर उस पर मस्जिदें बना लेते थे, जो इन इलाकों के धार्मिक रूपांतरणों के केंद्रों में काम आती थी। The early settlers sought some orders and assurance in the unstable conditions of the new settlement. प्रारंभ में बाहर से आकर यहाँ बसने वाले लोग अस्थिर परिस्थितियों में रहने के लिए कुछ व्यवस्था तथा आश्वासन चाहते थे। These were provided by community leaders who also functioned as teachers and adjudicators and were sometimes ascribed with supernatural powers. ये सुख सुविधाएं तथा आश्वासन उन्हें उन समुदाय के नेताओं ने प्रदान की थी। ये नेता शिक्षकों और निर्णायकों की भूमिका भी अदा करते थे। कभी कभी ऐसा माना जाता था कि इन नेताओं के पास अलौकिक शक्तियां हैं। स्नेह और आदर से लोग इन्हें पीर कहते हैं। Sometimes ascribed with supernatural powers, people referred to them with affection and respect as peers. These terms included saints of Sufis and other religious personalities, daring colonizers and defiant soldiers, various Hindu and Buddhist deities and even animistic spirit. इस पीर श्रेणी में संत या सूफी और अन्य धार्मिक महानुभाव, साहसी, उपनिवेशी, दैवत्व प्राप्त सैनिक एवं योद्धा, विभिन्न हिंदू एवं बौद्ध देवी देवताओं, यहाँ तक कि जीवात्माएं भी शामिल थीं। The cult of peers became very popular and their shrines can be found everywhere in Bengal. पीरों की पूजा पद्धतियाँ बहुत ही लोकप्रिय हो गईं और उनकी मज़ारें बंगाल में सभी जगह थी। Bengal also witnessed a temple building spread
spree from the late 15th century, which culminated in the 19th century. बंगाल में 15वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में मंदिर बनाने का दौर जोरों पर था, जो 19वीं शताब्दी में आकर समाप्त हो गया. We have seen chapter number 2 and 5 that temples and other religious structures were often built by individuals or groups who were becoming powerful to both demonstrate their power and proclaim their piety. चैप्टर नंबर 2 एंड 5 में मंदिर और अन्य धार्मिक भवन अक्सर उन व्यक्तियों या समुदायों द्वारा बनाए जाते थे जो शक्तिशाली बन रहे थे. इनके माध्यम से अपनी शक्ति और भक्तिभाव का प्रदर्शन करना चाहते थे. बंगाल में साधारण ईंटों और मिट्टी के गारे से अनेक मंदिर निम्न सामाजिक समूहों जैसे कालू, तेली, कंसारी आदि के समर्थक थे. Many of the modest brick and the terracotta temple in Bengal were built with the support of several low social groups such as Kalu, oil pressers, and the Kansari, bell metal workers. The coming of the European trading companies created new economic opportunities. Many families belonging to these social groups availed of these. यूरोप की व्यापारिक कंपनियों के आ जाने से नए आर्थिक अवसर पैदा हुए. इन सामाजिक समूहों से संबंधित अनेक परिवारों ने इन अवसरों का लाभ उठाया. जैसे जैसे लोगों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति सुधरती गई, उन्होंने उन स्मारकों के निर्माण के माध्यम से अपनी परिस्थिति या प्रतिष्ठा की घोषणा कर दी. जब स्थानीय देवी देवता जो पहले गांव में छान छप्पर वाली झोपड़ियों में पूजे जाते थे, many families to belong these social group availed these as their social and economic position improved. They proclaimed their statues through the constructions of temples. जब स्थानीय देवी देवता जो पहले गांव में छान छप्पर वाली झोपड़ियों में पूजे जाते थे को ब्राह्मणों द्वारा मान्यता प्रदान की गई, उनकी प्रतिमाएं मंदिरों में स्थापित की जाने लगी. This led to the evolution of the typical Bengali style in temple architecture. इसके कारण मंदिरों की स्थापत्य कला में विशिष्ट बंगाली शैली का प्रादुर्भाव हो गया. Remember, the temple began to copy the double-roofed dochala or four-roofed chauchala structure of dashed thirds. अपेक्षाकृत अधिक जटिल चौचाला यानी 4 छतों वाली ढांचे में 4 त्रिकोणीय छतें 4 दीवारों पर रखी जाती थी. In the comparatively more complex four-roofed structure, 4 triangle roofs placed on the 4 walls move up to converge on a curved line or a point. Temples were usually built on a square platform. The interior was relatively plain, but the outer walls of many temples were decorated with paintings, ornamental tiles or terracotta tables. In some temples, particularly in Bishnupur in the Bankura district of Bengal, such decorations reached a high degree of excellence. ढांचे में 4 त्रिकोणीय छतों और 4 दीवारों पर रखी जाती थी, जो ऊपर त्रिक रेखा या एक बिंदु तक जाती थी. मंदिर आमतौर पर एक वर्गाकार चबूतरे पर बनाए जाते थे. उनके भीतरी भाग में कोई सजावट नहीं होती थी, लेकिन मंदिरों की बाहरी दीवारें चित्रकारियों, सजावटी टाइलों तथा मिट्टी की पट्टियों से सजी होती थीं. कुछ मंदिरों में, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में विष्णुपुर के मंदिरों में, ऐसी सजावटें अत्यंत उत्कृष्ट कोटि तक पहुंच सकी हैं. फिश एज गॉड, मछली
फिश एज फूड, मछली भोजन के रूप में। ट्रेडिशनल फूड हैबिट्स आर जनरली बेस्ड ऑन locally available items of food. Bengal is riverine plain which produces plenty of rice and fish. परंपरागत भोजन संबंधी आदतें आमतौर पर स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों पर निर्भर करती हैं। बंगाल एक नदीय मैदान है जहां मछली और धान की उपज बहुतायत में होती है। Understandably, these two items figure prominently in the menu of even poor Bengalis. यह स्वाभाविक है, इन दोनों वस्तुओं को गरीब बंगालियों की भोजन सूची में प्रमुख स्थान प्राप्त होता है। फिशिंग हैज ऑलवेज बीन एन इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन एंड बंगाली लिटरेचर कंटेन्स सेवरल रेफर्स टू फिश। मछली पकड़ना वहां का प्रमुख धंधा है और बंगाली साहित्य में मछली का स्थान स्थान पर उल्लेख मिलता है। What is more, terracotta plate on the walls of temples and viharas depict scenes of fish being dressed and taken to the market in basket. इससे ज़्यादा क्या होगा कि मंदिरों और बौद्ध विहारों की दीवारों पर जो मिट्टी की पट्टियां लगी हैं उनमें भी मछलियों को साफ करते हुए और टोकरियों में भरकर बाजार ले जाते हुए दर्शाया जाता है। ब्राह्मण्स वर नॉट अलाउड टू ईट नॉन वेजिटेरियन फूड। ब्राह्मणों को नॉन वेजिटेरियन फूड खाना अलाउ नहीं था। But the popularity of fish in the local diet made the Brahmanical authorities relax this provision for the Bengal Brahmins. लेकिन स्थानीय आहार में मछली की लोकप्रियता को देखते हुए ब्राह्मण धर्म के विशेषज्ञों ने बंगाली ब्राह्मणों के लिए इस निषेध में ढील दे दी। The Brihad Dharma Puran, a 13th century Sanskrit text from Bengal, permitted the local Brahmins to eat certain varieties of food. बृहद धर्म पुराण जो बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है, स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्मों की मछली खाने की अनुमति दे दी। इमर्जेंस ऑफ नेशन स्टेट्स इन यूरोप में राष्ट्र राज्यों का उदय। Till the 18th century, people in Europe saw themselves as subject of an empire such as Austro-Hungarian Empire or members of a church such as the Greek Orthodox Church. But from the late 18th century, people also began to deity themselves as members of the community. They spoke a common language such as French or German. By the early 19th century, in Romania school, textbook began to be written in Romania rather than in Greek, and in Hungary, Hungarian was adopted as the official language instead of Latin. These and other similar developments created the consciousness among the people that each linguistic community was a separate nation. This feeling was strengthened by the movements for Italian and German unification in the late 19th century. 18वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप के लोग स्वयं को एक साम्राज्य जैसे ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य की प्रजा या किसी चर्च जैसे यूनानी रूढ़िवादी चर्च के सदस्य मानते थे। परंतु 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में लोग स्वयं को एक समुदाय के सदस्य के रूप में भी पहचानने लगे, जो एक भाषा जैसे कि फ्रेंच या जर्मन बोलते थे। प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में रोमानियन में विद्यालय पाठ्य पुस्तक ग्रीक के स्थान पर रोमानियन में लिखी जाने वाली और हंगरी में लैटिन के स्थान पर हंगेरियन को राजभाषा के रूप में अपनाया गया। यह और इसी प्रकार की अन्य प्रक्रियाओं ने लोगों को बोध कराया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में इटली और जर्मनी के एकीकरण के लिए हुए आंदोलनों ने इस भावना को और अधिक बल दे दिया।